अस्सलाम वालेकुम। चंदई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर कटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में बुध की रात और सितंबर की 24 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और आज सितंबर की 25 तारीख है। नादरीन, आज खबरें बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं सीधा खबरों ही की जानिब बढ़ूंगा और बात अमेरिका और पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात की करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहाँ पर के वादी तीरा में जो अ, 3 दिन पहले वाक़या पेश आया था, जहाँ पर के पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट तैयारों ने बमबारी की थी। ये मकामी लोगों का कहना है। और अब इत्तलात ये हैं कि शायद फौज, जो इस वक्त बिल्कुल खामोश है, आईएसपीआर की जानिब से अब तक कोई बयान जारी नहीं किया गया। जो इंतहाई अफसोस की बात है, उसकी वजह यह है कि ये वो एरियाज ऑफ ऑपरेशन है जहां पर के सबसे ज्यादा कोई जो ऑपरेट कर रहा है तो या दहशतगर्द हैं या पाकिस्तान फौज है। इसके अलावा यहाँ पर कोई तीसरी कुव्वत नहीं बसती। तो अगर पाकिस्तान फौज के ऊपर ये इल्जाम लग रहा है तो उनकी खामोशी यहाँ पर फौज और अवाम के दरमियान जो खलीज है उसको बढ़ाएगी। इससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये खबरें जरूर आ रही हैं कि जिस तरह वहां पर यानी बाड़ा में लोगों ने धरना दिया हुआ था और उनकी दो शराइत थी कि अली अमीन गंडापुर यानी चीफ मिनिस्टर केपी वो यहाँ आए और हमसे माजरत करें, और साथ ये कि जो ब्रिगेड कमांडर और कोर कमांडर हैं ये भी यहाँ आए, कोर कमांडर पेशावर, और यहाँ पर आकर हमसे माफी मांगे। आ तहर कोर कमांडर तो मेरा नहीं ख्याल कि पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी तक तो नहीं गए, क्योंकि जब फौज जवाब ही नहीं दे रही इसके ऊपर, यानी उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर कुछ हुआ है। लेकिन पेशावर में कुछ सहाफी दोस्त जो है वो कह रहे हैं कि फौज की जानिब से भी अब बाकायदा इन अफराद से, स्पेशली वो लोग जो कि बाड़ा में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनसे माजरत की गई है। और अली अमीन गंडापुर आज बाड़ा गए और वहां पर उन्होंने एक मकामी जो कबायली बशर के घर हुजरे में बैठे और वहां पर उन्होंने जो शहीद हुए थे इस बमबारी में, उनके लिए उन्होंने वहां पर ताजियत की। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी इन लोगों को एश्योरेंस दी कि मैं आपकी मीटिंग कराऊंगा कोर कमांडर पेशावर से, ताकि आप अपने कंसर्न्स उन तक भी पहुंचा सकें। खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त सूरत हाल है, यानी ये पाकिस्तान का वो बदकिस्मत सूबा है कि जहाँ पर वसाइल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अमन नहीं है। यहाँ पर हर हर किस्म के ज़खायर भी हैं, चाहे वो तेल के हों या गैस के हों या मादनियात के हों, वो भी मौजूद हैं, लेकिन अमन नहीं है। और वो इलाके जहाँ पर के मादनियात और दूसरे ज़खायर मौजूद हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। और फिर सबसे बढ़कर बात ये कि देखिए, पाकिस्तान के किसी भी सूबे में कहीं पर भी कोई मसला होता है तो सबसे पहले हमारी जो रियासती इदारों के तर्जुमान हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो एसपीआर पे किया जाता है, किया जाता है कि क्योंकि जाहिर है ये पाक फौज का तर्जुमान इदारा है, तो इन्हीं से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये क्लैरिफाई करें कि हुआ क्या है। अब अगर कोई ऐसा ऑपरेशन हो जिस तरह के आज ऐलान किया गया कि जी डीआई खान के इलाके में जो ऑपरेशन हुए हैं वहां पर कोई 13 फितनतुल खवारिज, जो ये टीटीपी के जो मिलिटेंट्स हैं उनको ये फितनतुल खवारिज कहते हैं, उनको जो है मारा गया है, ये आईएसपीआर की तरफ से ऐलान किया गया। लेकिन इसके ऊपर कोई रोशनी नहीं डाली गई कि ये जो तीरा वैली में जो बॉम्बिंग हुई है वहां पर क्या हुआ था। वहां पर क्या कोई जिम्मेदार है इसका, इस वाकये का? क्या किसी से पूछगछ हुई? क्या किसी को अपनी नौकरी से निकाला गया? क्योंकि ये तो कत्ल है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आईएसपीआर खामोश है, रियासत खामोश है। इसीलिए फिर आपके खिलाफ इन इलाकों में सबसे ज्यादा नारे लग रहे हैं। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस दिन ये वाकया हुआ था उसके चंद घंटों बाद जो पहला वीलॉग मैंने किया था तो उसमें मैंने अर्ज किया था कि यहाँ पर गम और गुस्से और नफरत के बीज बोए गए हैं। याद रखिए कि हर जगह पर कहीं पर भी, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन स्पेशली अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई बेगुनाह अपनी जान गंवाता है, तो याद रखिए कि वहां पर 50 और ऐसे अफराद पैदा होते हैं जो कि पाकिस्तानी रियासत से नफरत की जानिब बढ़ने लगते हैं। और ये पाकिस्तान की बका के लिए खतरा है। लेकिन हमारे ताकतवर जो तबके हैं वो इसे रियलाइज नहीं कर रहे, बल्कि बॉम्बिंग कैंपेन्स जारी हैं। आज लकी मरवत से दो किस्म के बयान हैं। एक तो ये कि एक स्मोक स्क्रीन बन गई है, यानी मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन, इन तीनों का इम्तजाज है। चूंकि आईएसपीआर जो है वो बहुत ज्यादा सिलेक्टिवली इंफॉर्मेशन देता है, और इनसे जुड़े हुए जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो दबा के इंफॉर्मेशन देते हैं। और वो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि जो जाहिर है कि उसी एंगल से दी जाती है जो कि इदारा चाहता है। लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेज की जानिब से सिर्फ वो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है जो यहाँ पर लोग रहते हैं। वो अगर कुछ पोस्ट कर दें और उनके पास अगर इंटरनेट की सर्विस हो तो उसके बाद ही मालूम होता है कि जनाब यहाँ पर हुआ क्या है। तो आज खबर लकी मरवत से ये आई कि
वहां पर भी बॉम्बिंग हुई है। वहां के मकामी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इलाका है करमोखेल का और शेरीखेल का, जो लकी मरवत का एरिया है, वहां पर कहते हैं कि एयर स्ट्राइक हुई है। और वहां पर एक शख्स, उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है और आप उसको देख भी सकते हैं। वो कह रहा है कि जी यहाँ पर मेरे 4 कमरे थे, वो सारे के सारे उड़ा दिए, और वो बमों के टुकड़े भी वो उठा रहा है और बता रहा है कि यहाँ पर तो कोई दहशतगर्द नहीं थे। जबकि जो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो कह रहे हैं जनाब, यहाँ पर पहले हमारी ट्रुप्स गए, उन्होंने चेक किया कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यानी कि कोई कोलेटरल डैमेज जिसे वो कहते हैं, सिविलियन जब मरते हैं या शहीद होते हैं तो कहते हैं कोलेटरल डैमेज है। तो जो कोलेटरल डैमेज है वो नहीं हुआ। जब उन्होंने ये इंश्योर कर दिया कि यहाँ पर सिविलियन नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि आप बमबारी करें। अरे भाई, ये आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि आपके ट्रुप्स वहां गए और उन्होंने जो वहां पर टेररिस्ट है उनको एंगेज नहीं किया, बल्कि जहाज बुला लिए कि आप बॉम्बिंग करें। आई मीन, ये क्या बयानी है? और इसी वजह से इस बयानिए को हर जगह लोग यकीन नहीं कर रहे, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। यानी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इस वक्त जितना गम और गुस्सा पाया जाता है वो बहुत ज्यादा है। तो यूं जो खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है, और उसको जिस तरीके से इंफॉर्मेशन को रोका जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छी बात है। ये तो अली अमीन गंडापुर का भला हो कि वो गए कम से कम, और वहां पर जाकर उन्होंने दुआ भी की। इससे पहले उन्होंने पैसों का ऐलान भी किया, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा जो मोतरस थे, वो ये जो धरना जिन्होंने दिया हुआ था बाड़ा में, जो बाड़ा एक एरिया है, सिटी है बेसिकली, है पेशावर के साथ ही, और खैबर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। वहां पर वो लोग डिमांड करते हैं कि भाई आपने तो 1-1 करोड़ रुपए जो लोग शहीद हुए उनके उनको दे दिए, लेकिन रियासत तो इनको कह रही है दहशतगर्द थे, तो आप दहशतगर्दों को कैसे पैसे दे रहे हैं? तो इसलिए भी वो कहते हैं कि आपको माफी मांगनी होगी कि आपने किस तरीके से बेगुनाह लोगों को दहशतगर्द भी करार दिया। रियासत उनको पैसे भी दे रही है और रियासत का दूसरा हिस्सा उनको दहशतगर्द भी करार दे रहा है। तो इसकी वजह से देखिए, नैरेटिव जो है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गए, मामलात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। और पाकिस्तान अगर इन मामलात को ठीक ना कर पाया, तो मुझे खदशा है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात बिल्कुल हाथ से निकल जाएंगे। बलूचिस्तान को तो आप भूल जाएं, बलूचिस्तान तो कुछ भी नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर हालात बिगड़ गए, खुदा ना करे, लेकिन जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस को मिस हैंडल किया जा रहा है, और जिस तरीके से वहां पर ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं लिया जा रहा, तो उस वजह से भी यहाँ पर मामलात गंभीर हो रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। इन इलाकों में जो हमारे ट्रुप्स ऑपरेट करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो मेरे ख्याल में जो हमारे रियासती इदारे हैं इनको थोड़ा जरा रिव्यू करना चाहिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं और ये बिल्कुल हाथ से निकल जाएंगे। अब चलते हैं अगले मौजू की जानिब, और वो यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में आज फिर तकरीरें हुई। बड़ी अहम तकरीरें थी, 2-3 तकरीरें बहुत यानी अच्छी भी थी और अहम भी थी। लेकिन मैं इब्तिदा उन तकारीर के ऊपर बाद में आऊँगा। सबसे पहले मैं इब्तिदा ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान के उस खिताब से करूँगा जो आज उन्होंने यहाँ पर किया, यानी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से खिताब किया। और उसमें उन्होंने जो 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह की। एक तो उन्होंने कहा जी कि ईरान कोई एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम एटम बम बनाएं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम जो है डिप्लोमेसी को चांस देना चाहते हैं, यानी वो कोई जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। उन्होंने इसराइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, इसराइल की जानिब से हमलों का जिक्र किया, जो ईरान में लोगों ने अपनी जानें गंवाई उनकी तस्वीर दिखाई, और गजा का जिक्र किया कि वहां पर किस तरीके से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तो उनकी तकरीर काफी लंबी थी, लेकिन एक हिस्सा उसका जो था वो मेरा ख्याल है कि हर तरफ शह सुर्खियों में बन गया। और वो था जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मायदा हुआ है, ये इस खत्ते में मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम की इब्तिदा है। क्योंकि यहाँ पर जो वेस्ट एशिया का इलाका है, वो कहते हैं यहाँ पर एक नया सिक्योरिटी सिस्टम बन रहा है और ये उसकी इब्तिदा है। क्योंकि कुछ दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार और उससे पहले डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ दोनों ये कह चुके हैं कि कम से कम 2 मुसलमान ममालिक ऐसे हैं जो कि इस जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा हुआ है इसमें शामिल होना चाहते हैं। इस सिलसिले में कई नाम गर्दिश कर रहे थे, जिनमें ईरान का नाम भी शामिल था। लेकिन आज मसूद पेजेश्कियान के इस बयान के बाद बहुत सारे लोग ये कयास कर रहे हैं कि क्या वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईरान भी ख्वाहिश रखता है, क्योंकि वो इसको वेलकम कर रहा है। और ईरान और सऊदी अरब गरचे एक जमाने में इनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा कशीदा हुआ करते थे, लेकिन तकरीबन 3 साल पहले चीन की मदद से इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बहाल हुए और काफी ज्यादा नॉर्मलाइज हुए। बल्कि जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, तो उस वक्त भी
सऊदी अरब के जो वली अहद हैं, इनके छोटे भाई, उनको भेजा गया, जो डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, उनको भेजा गया ईरान। और वहां पर उन्होंने खुसूसी खत जो ईरान के जो उनके सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, उनको दिया था। तो यूं सऊदी अरब और ईरान काफी करीब हैं। तो बहुत सारे लोग अब ये कयास कर रहे हैं कि ये ईरान क्या इसमें शामिल होना चाहता है। मेरी राय में ईरान की यकीनन ये ख्वाहिश होगी, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा वायदा बन जाएगा कि अगर ईरान भी इसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन क्या ईरान शामिल हो पाएगा? मेरा नहीं ख्याल। मुझे फिलहाल इसके इम्कानात काफी कम नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ईरान एक पॉसिबिलिटी जरूर है। लेकिन मौजूदा जो हालात हैं, जहां पर के पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात के तनाजुर में, मुझे लगता है कि शायद ईरान फौरी तौर पर ना शामिल हो सकता है बाद में शामिल हो जाए। लेकिन अगर ईरान की इतनी ज्यादा यानी उसके लिए अप्रिसिएशन है, तो बहुत सारे लोग उसको बिटवीन द लाइंस इसी तरह देख रहे हैं कि शायद ईरान ये ख्वाहिश भी रखता है कि इसमें शामिल हो। कुछ और गल्फ कंट्रीज के भी नाम लिए जा रहे हैं जो कि इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो यूं जो पेजेशकियान का ये खिताब था, इसका सबसे बड़ा नुक्ता ये था। आज की जो दो और तकारीर थी, मेरा ख्याल है वो भी बहुत अहम थी, उनका भी मैं जिक्र करता चलूं जल्दी से। एक तो जो सीरिया के सदर हैं अहमद अल शरा, उन्होंने तकरीर की। और ये इसलिए तारीखी थी कि ये सीरिया के किसी भी लीडर का यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से खिताब 60 साल बाद हो रहा है, 60 ईयर्स, 60 साल बाद हो रहा है। जिसमें कि उन्होंने डिमांड किया कि सीरिया से जो सैंक्शन हैं वो हटाई जाएं, और ये कि उनकी जो ह्यूमैनिटेरियन इमदाद है उसको बढ़ाया जाए, और ये कि वो दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करना चाहते हैं। और साथ ही उनकी यहाँ पर तुर्की और दूसरे जो लीडरान हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हुई, जिनमें अमेरिका के हुक्काम भी शामिल हैं। जबकि जो पेजेशकियान हैं, मसूद पेजेशकियान, ईरानी सदर, उनकी मुलाकात इमैनुअल मैक्रोन यानी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से आज हुई है। तो ये भी एक बहुत अहम डेवलपमेंट है कि बातचीत हो रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि ईरान और अहले मगरब यानी यूरोप के दरमियान जो एक एटमी मुआहदा हुआ था, उसके ऊपर दोबारा बातचीत को शुरू किया जाए। और अक्टूबर की जो डेडलाइन दी गई है, उसके बाद फिर यूएन की मजीद सैंक्शन ईरान पर लग जाएंगी। उससे पहले ईरान को जो यूएन के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको आने की इजाज़त देनी होगी कि वो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो है मुआयना कर सकें। लेकिन फिलहाल ईरान उसके लिए तैयार नहीं है। और फिर तीसरी जो अहम तकरीर थी आज की, वो व्लादिमीर जेलेंस्की की थी, यूक्रेन के सदर। काफ़ी उनकी भी पैशनेट तकरीर थी, जिसमें कि वो पूरी दुनिया से बेसिकली मदद की अपील कर रहे थे कि आप हमें मदद करें, फौजी मदद भी करें, और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बने हुए हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ मामलात काफ़ी बिगड़े हुए हैं, तो इंसानी जो जानें हैं वो जा भी रही हैं। और जो ओवरऑल वहाँ पर एक अलमिया जन्म ले चुका है कई इलाकों में जो जंगज़दा हैं, वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। तो वो उन्होंने यहाँ पर हथियार और इमदाद दोनों का तकाजा किया। जबकि हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी एक यूएन के क्लाइमेट की एक मीटिंग थी, उससे खिताब किया। उनकी चंद एक मीटिंग्स भी हुई, जहाँ पर के शहबाज शरीफ साहब एज यूजल काफ़ी मुतहरिक नजर आए। और एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब वैसे तो काफ़ी ज़्यादा यानी गर्मजोशी दिखाते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, अगर आप उनकी जितनी भी वीडियोस देखें, तो वो कोई भी उनके सामने खड़ा हो, चाहे वो सदर ट्रंप हो या चाइनीज का लीडर हो या कोई भी हो, वो उनका हाथ पकड़ के फिर हाथ छोड़ते ही नहीं है। तो मैं कल देख रहा था, वो सर ट्रम्प भी उनका हाथ छोड़ना चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उनका हाथ खूब मजबूती से पकड़ा हुआ था। तो ये कि वो जो हाथ पकड़ के फिर छोड़ते नहीं है, ये एक चीज मैंने देखी है, जो कि वैसे तो मेरा ख्याल है सिफारती आदाब के खिलाफ है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इससे वीडियो बड़ी अच्छी बनती है। और पता नहीं अभी वजह यह है कि वीडियो अच्छी बने, या वजह यह है कि वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितने करीब हैं। मेरा ख्याल है कि दोनों जो उनके अहदाफ हैं, इनमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि दुनिया के कई मुल्कों में जब इस किस्म की वीडियोज जाती हैं, तो उससे काफी सारे लोगों को तकलीफ भी होती है। आखिर में मैं एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ, और वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी ही ज्यादा तशवीशनाक रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले से जारी की है। आज मुशाहिद हुसैन साहब ने एक बहुत अच्छा ट्वीट भी किया है, जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान की जो फ्लॉड एंड फेल्ड इकोनॉमिक मॉडल है, और ये वर्ल्ड बेसिकली वो वर्ल्ड बैंक को कोट कर रहे हैं क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के अल्फाज हैं कि ये पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है ये फेल्ड है, ये नहीं चल रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी मीशत को तरक्की देने की कोशिश कर रहा है, ये रास्ता ही गलत है। और फिर उसमें वो कह रहे हैं कि ये एलिट कैप्चर है, यानी जो बारात याफ्ता तबका है, उसने तब हर एक चीज पर कब्जा किया हुआ है। और फिर उसकी वजह से जो हमारे मुल्क में कोई 26 मिलियन बच्चे जो हैं वो अभी भी स्कूल से बाहर हैं, तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे। और 4 करोड़ बच्चे जो हैं उनकी स्टंटेड ग्रोथ है, यानी उनके दिमाग मुकम्मल तौर पर उन ग्रो नहीं हो पा रहे। तो उनकी स्टंटेड ग्रोथ है, जो कि बहुत ज्यादा तशवीशनाक खबर है। मुझे याद है कि जब इमरान खान आए थे तो वो इसको काफी हाईलाइट करते थे। आज इस वक्त के हुक्मरानों से तो हमने नहीं देखा कि कुछ हुआ हो। लेकिन
ایک چیز جو اس رپورٹ میں ہے، میں اس کے کچھ نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پاورٹی جو ہے یعنی غربت جو ہے پاکستان میں 2023-24 میں وہ 25.3% تک پہنچی ہے، جو کہ 8 سالوں میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ پاکستان کے نمبرز، جبکہ انٹرنیشنل نمبرز کچھ اور پکچر پیش کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل ادارے کہتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی کا 44.7% غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ گزشتہ 3 سالوں میں غربت کی شرح میں 7% اضافہ ہوا ہے، جو کہ خوفناک ہے۔ اور اسی وجہ سے جو غربت کی شرح ہے اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں سب سے زیادہ تباہی آئی ہے، وہ بنیادی طور پر جو غربت میں جو تیزی آئی ہے وہ 2021-22 سے شروع ہوئی ہے، اور وہ ابھی تک جاری ہے۔ اور پھر اس میں سیلاب بھی آ گئے، سیلابوں کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے۔ پھر علاقوں کا بھی بتایا کہ ایک وجہ جو بتائی گئی ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ بھی غربت کو بڑھا رہی ہے۔ پھر جو ہمارا جو اکنامک ماڈل ہے اس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ہم لوگ بیسیکلی کنزمپشن ڈریون اکانومی ہے، یہ ڈیٹ ڈریون اکانومی ہے، یعنی یہ ایک ایسی معیشت ہے جو کہ استعمال کرنے پر پیسے بناتی ہے، یعنی زیادہ خوراک خریدو، زیادہ گاڑیاں خریدو، اس پر نہ کہ زیادہ گاڑیاں بناؤ، زیادہ خوراک پیدا کرو تاکہ خود بھی کھاؤ، دنیا کو بھی کھلاؤ اور پیسے بناؤ۔ یہ چکر پاکستان میں نہیں ہے، یہ ایک دور میں ہوتا تھا، 60 کی دہائی میں تھا، 70 کی دہائی میں بھی تھوڑا بہت تھا، 80 کی دہائی میں بھی تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر پاکستان میں جو تباہی آئی ہے وہ اس وقت بھی یہ پیور کنزیومر اکانومی بن گئی ہے، یہ مینوفیکچرنگ اکانومی کے سہ پادین بن چکی ہے پاکستان میں، اور یہی یہ رپورٹ بھی کہہ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر جو بے روزگار طبقہ ہے، ہمارے جو ینگ یوتھ جو ہے 15 سے 24 سال کی عمر کے نوجوان جو ہیں، ان کو 37% ایسے ہیں جو کہ یا تو ان کے نہ تو وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس روزگار ہے۔ اور ساتھ یہ کہ جو سب سے زیادہ تباہی آئی ہے، میں نے جیسے آپ کو کہا، وہ 2021-22 کے دوران آئی ہے۔ یاد رکھیے کہ 10 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی، اور اس کے بعد سے پاکستان کے اندر جو اکنامک بری حالت آئی ہے یہ اس کے بعد ہی آئی ہے۔ یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، اور اس میں کوئی سیاست بھی نہیں ہے۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جو سیلاب ہے انہوں نے بھی کافی نقصان پہنچایا، تو یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 2022 کے سیلاب جو تھے انہوں نے 1,30,00,000 افراد کو غربت کی شرح سے نیچے لے گئی تھی، 5.1% انکریز تو اس سے ہوئی تھی صرف 2022 کے سیلاب کی وجہ سے۔ اس مرتبہ بھی بہت خوفناک سیلاب آیا ہے، اور اس سیلاب کا خدشہ بھی ہے کہ یہ بھی ہمارے ہاں غربت کو مزید اضافہ کرے گا، ایک ایسے وقت جب پاکستان کی اکانومی ڈیٹ ڈریون ہے یعنی قرضوں پر چل رہی ہے، اور کنزیومر ڈریون ہے یعنی کہ صرف اور صرف خریدو، کھاؤ، پیو، عیش کرو، اس پر لگی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اکانومی آگے نہیں چلے گی، اور اس کی وجہ سے غربت مزید بڑھے گی۔ پھر غربت کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ سب سے زیادہ غربت جو ہے وہ دیہی علاقوں میں 28.2%، جبکہ جو اربن ایریاز ہیں یعنی شہری علاقے ہیں وہاں پر 10.9% ہے۔ جو اگر آپ صوبوں کی سطح پر دیکھیں کہ کس صوبے میں سب سے زیادہ غربت ہے، تو پاکستان میں سب سے کم غربت پنجاب میں ہے 16.3%، سندھ میں دوسرے نمبر پر ہے 24.1%، خیبر پختونخوا میں ہے 29.5%، جبکہ بلوچستان میں ہے 42.7%۔ اب آپ دیکھیے کہ شورش زدہ علاقے کون سے ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، یہ وہ دو صوبے ہیں جہاں پر کہ پاکستان میں سب سے زیادہ غربت بھی ہے، اور یہاں پر انسٹیبلٹی بھی سب سے زیادہ ہے۔ جبکہ پاکستان کا جو سب سے زیادہ غریب اور پسماندہ علاقہ ہے وہ تھرپارکر ہے سندھ میں، جہاں پر کہ جو غربت کی شرح ہے وہ تقریباً 76.9% ہے، جو کہ خوفناک ہے۔ جبکہ سب سے کم جو غربت کی شرح ہے پاکستان میں وہ اسلام آباد میں ہے، جہاں پر کہ 3.9% ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کا سب سے مراعات یافتہ طبقہ اسلام آباد ہی میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی اس رپورٹ کا ایک اور جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو نوکریاں ہیں وہ بھی انفارمل ہے، یعنی جو جس طرح مزدور طبقے والی نوکریاں ہیں بنیادی طور پر، جو کہ عموماً لو پینگ جابز ہوتی ہیں جہاں پر لوگوں کی تنخواہ کم ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ جب پیسے زیادہ نہیں بنائیں گے تو اکانومی میں پیسے کم ڈالیں گے، اور جب پیسے کم ڈالیں گے تو اکانومی بھی آگے نہیں چلے گی۔ تو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے پاکستان کی حکومت سے کہ ویک اپ، آپ کو جاگنا پڑے گا، اور آپ کو دوبارہ اپنی جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنی جو معیشت کی جو بنیادیں ہیں ان کو مضبوط کرنا پڑے گا، اس کو سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے جانا پڑے گا، یعنی تاکہ آپ کی جو معیشت کی شرح نمو ہے اس کو آگے لے جایا جا سکے، اور اس کے لیے آپ کو بنیادی اصلاحات کرنی ہوگی۔ کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے؟
आई एम नॉट श्योर। इस वक्त भी हमारे वजीर आजम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर उनकी मीटिंग्स तो बहुत अच्छी हो रही हैं, बड़े अच्छे विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया भी। लेकिन पाकिस्तान को अब तक एक पाई का फायदा हुआ है, माँ सिवाय इसके कि पाकिस्तान का नाम ठीक है हर जगह नजर आ रहे हैं, विजुअल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। क्या कहीं एक बिजनेस डील हुई है? क्या कहीं पर किसी यहाँ पर बिजनेस हाउस से हमारे किसी बंदे की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की? माँ सिवाय आईएमएफ के डेलीगेशन के साथ उनकी मुलाकात हुई, इसके अलावा और कुछ नहीं। इससे पहले वो बर्तानिया गए, वहां पर भी यही हाल था। उससे पहले वो चाइना गए, वहां पर भी कुछ नहीं था। इससे पहले वो और जितने भी मुल्कों में गए हैं, वहां पर उन्होंने कोई बिजनेस डील्स नहीं की हैं। हाँ, सऊदी अरब गए, वहां पर उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया, लेकिन बिजनेस डील फिर भी नहीं की। सऊदी अरब के साथ आज भी हमारा तजारती खजाना खौफनाक हद तक ज्यादा है, और इसको कम करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। तो लिहाजा पाकिस्तान को अपने जो तौर तरीके हैं बदलने होंगे। और इसके लिए सबसे पहले जो एलीट कैप्चर है, यानी जो ये अशराफिया ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है, इस कब्जे को कम करना होगा। खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी आपको लीडरशिप चाहिए। क्या इस वक्त वो लीडरशिप पाकिस्तान के पास है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।